नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सबसे पहले खबर, दिल्ली में जिस तरह से मंथन का दौर लगातार जारी है, दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे। 4 राज्यों के साथ उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर इसमें बातचीत हुई है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर भी मंथन हुआ। माना जा रहा है कि इस बैठक में उत्तराखंड को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। तो सरकार गठन को लेकर किस तरह से अब चारों राज्यों में सरकार का गठन होगा, इसको लेकर मंथन हुआ दिल्ली में। और इससे पहले कार्यकारी सीएम पुष्कर धामी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस दौरान कुमाऊं में पार्टी के खराब प्रदर्शन पर बातचीत हुई और खटीमा में हार को लेकर भी मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक पुष्कर धामी ने अमित शाह को बताया कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो फिर से मुख्यमंत्री ना बने, जिसके बाद अमित शाह ने कहा कि जो भी फैसला होगा पार्टी करेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक देर शाम दोबारा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री को लेकर सभी विकल्पों पर बातचीत हुई है। सर, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा हो रही है, आपका नाम सबसे आगे चल रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर ये कोई बैठक नहीं थी। ये बैठक जो है सामान्य चुनाव के बाद जो होने वाली बैठकों में से बैठक थी। और राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हुआ है। हालांकि इस बार कैबिनेट का चेहरा जरूर बदला जा सकता है, लेकिन कुछ सीनियर विधायकों का पत्ता साफ हो सकता है, तो वहीं कुछ नए चेहरे मंत्री बनाए जा सकते हैं। 47 विधायकों के साथ जीती बीजेपी के लिए मंत्रियों का चुनाव करना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं होने वाला, क्योंकि मंत्री सिर्फ 11 बनाए जा सकते हैं, जबकि दावेदार कई हैं और सभी आस में हैं कि वो भी इस बार मंत्री जरूर बनेंगे। जो जिम्मेदारी, जैसे मैंने कहा ना, नए हो पुराना हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पार्टी के सब विधायक हैं और जिनको भी जिम्मेदारी मिलेगी उनको बहुत बहुत बधाई। जिस दिन यहाँ पर होगा ना, कोई रोक नहीं पाएगा और यहाँ नहीं होगा तो कोई दे भी नहीं पाएगा। ये तो जो है लकीरों का खेल है, मेरे भाग्य में होगा। लेकिन जहाँ तक काम की बात है, मुझे जो भी जिम्मेदारी मैंने मिली है, मैंने उसको ईमानदारी से निभाया। राज्य में मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 12 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन मंत्री कौन होगा ये सब कुछ मुख्यमंत्री के चेहरे पर निर्भर करेगा। उसी के मुताबिक समीकरण तय किए जाएंगे। ऐसे में कुछ पुराने नाम मंत्रिमंडल में हो सकते हैं तो कुछ नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं। सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, रेखा आर्य जैसे पुराने नाम फिर से मंत्री बन सकते हैं, तो नए चेहरे के तौर पर प्रेमचंद अग्रवाल, मुन्ना सिंह चौहान और रितु खंडूरी का नाम हो सकता है, जबकि सीनियर विधायक बंशीधर भगत और बिशन सिंह चुफाल को कुछ अन्य जिम्मेदारी दी जा सकती है। उम्मीद 47 विधायकों की है, परंतु मंत्री पद का जहाँ तक सवाल है, 11 लोग ही उसमें से मंत्री बनेंगे, 12वें हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अब जिसको बनाना चाहे केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और प्रदेश संगठन तय करता है। हालांकि मंत्रियों का पूरा गणित मुख्यमंत्री के चेहरे पर टिका है, लिहाजा कुछ युवा विधायकों की लॉटरी लग सकती है तो कुछ सीनियर विधायकों का पत्ता भी साफ हो सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। और इसी पर बातचीत करने के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, कल जिस तरह से दिल्ली में लगातार मंथन का दौर जारी रहा, मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर पहुंचे, किस तरह का मंथन हुआ, कौन सी ऐसी बातें हुई और क्या अब भी किसी निर्णय पर पहुंचा गया है कि कौन मुख्यमंत्री होगा? देखिए नीलू, निर्णय अभी भी नहीं हो पाया, ये तो तय बात है, क्योंकि पिछले 7 दिनों से, अगर हम 10 मार्च को जो रुझान आया उसके बाद की बात करें तो लगातार जद्दोजहद बनी हुई है। जो 3 अन्य राज्य थे उनमें मुख्यमंत्री करीब करीब घोषित हो चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड को लेकर अभी भी सुनील, जरा ये बताइए कि ये पेच कहाँ फंसता दिखाई दे रहा है? सुनील, ये पेच कहाँ फंसता दिखाई दे रहा है? ये पेच कहाँ फंस रहा है कि इतने मंथन के बाद भी कोई नाम निकलकर सामने नहीं आ रहा है? उसको जरा समझाइए। देखिए, पहला पेंच जो स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि बीजेपी के अंदर अंतर विरोध है। अलग अलग जो लोग दावेदार हैं उनको लेकर अलग अलग विरोध है। खुद अगर बीजेपी आला कमान को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के
पीछे अगर विरोध नजर नहीं आता तो अभी तक जो सस्पेंस बरकरार है, जो पिछले एक हफ्ते से हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं, उससे पर्दा उठ चुका होता। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बीजेपी संगठन में, सरकार में जो लोग हैं उनके बीच कुछ अंतर विरोध अभी भी मौजूद हैं। बीजेपी में जितनी चीजें सतह पर दिखाई देती हैं, आपको खुलकर दिखाई देते हैं, होता ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें अंदर पक रही होती हैं, लेकिन बाहर छनकर बहुत कम आता है, और वही कुछ दिल्ली में चल रहा है। बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं। आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में हैं, मदन कौशिक दिल्ली में हैं, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, रितु खंडूरी, ये तमाम लोग दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। तो आखिर क्या वजह है कि एक हफ्ते बाद भी बीजेपी आला कमान ये तय नहीं कर पा रहा है कि उत्तराखंड की जो कमान है, जो 47 विधायकों का जो प्रचंड बहुमत दोबारा बीजेपी को मिला है, तो क्यों नहीं विधायक दल का नेता तय किया जा रहा? तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के अंदर अभी भी तमाम अंतर्विरोध मौजूद हैं। दूसरा जो सवाल है कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होगा तो उसी के साथ कैबिनेट के चेहरे कौन होंगे, विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, इन तमाम मसलों पर भी बातचीत होगी। और मुझे लगता है कि जो मंथन लगातार चल रहा है, कल भी आपने देखा कि पुष्कर सिंह धामी गृह मंत्री से मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, तो इन तमाम पहलों पर भी उसके साथ साथ बातचीत होगी। कैबिनेट की जो बात हो रही है, कैबिनेट की जो बात हो रही है, कहा यह जा रहा है कि कैबिनेट में भी कुछ पुराने चेहरों को रखा जाएगा, लेकिन कुछ की छुट्टी होगी, नए चेहरे दाखिल हो सकते हैं। तो किस तरह से कुमाऊं, गढ़वाल, पहाड़, मैदान सबको बैलेंस किया जाएगा इसमें? देखिए, सियासत है, इसमें जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण तो साधे ही जाते हैं, लेकिन ये बात भी ठीक है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी बहुत कुछ कैबिनेट का स्वरूप निर्भर करेगा। दूसरी बात है कि जो पिछली कैबिनेट थी उसमें से 3 मंत्री पहले ही छूट चुके हैं। यशपाल आर्य हो गए, हरक सिंह रावत हो गए, यतीश्वरानंद अपना चुनाव हार चुके हैं, तो 3 की जगह तो ये खाली हुई। चौथे जो विधानसभा अध्यक्ष थे प्रेमचंद अग्रवाल, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पिछली सरकार में भी अंतिम क्षणों में वो चाहते थे कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। जब 2 बार मुख्यमंत्री बदले गए तो उनकी प्रबल इच्छा थी कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, किसी और को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाए। तो इस बार विधानसभा प्रेमचंद अग्रवाल नहीं चाहेंगे कि वो दोबारा इसी पद पर विधानसभा अध्यक्ष बने, इसलिए प्रेमचंद अग्रवाल कल से दिल्ली में डटे हुए हैं। तो ये भी संभावना है कि किसी सीनियर विधायक को, किसी जानकार विधायक को विधानसभा बहुत चीज है, लेकिन फैसला तो आखिरकार आला कमान को ही करना है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा और कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अलावा विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी कवायद शुरू हो गई है, और इस बार यहां भी नया चेहरा हो सकता है। 2017 में प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष बने। अग्रवाल फिर चुनाव जीते, बहुमत भी बीजेपी को मिला, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल अब कैबिनेट में जाना चाहते हैं, इसलिए नए स्पीकर के लिए भी मंथन शुरू हो गया है। अनुभवी और जानकार विधायक को स्पीकर पद पर बैठाने की तैयारी है। नियमावली को समझता हो, क्योंकि वहाँ पे नियम के अनुसार सदन चलता है, इसलिए नियमावली का ज्ञान भी होना जरूरी है, विधानसभा का ज्ञान भी होना जरूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि कोई अच्छा चेहरा और एक सुलझा हुआ होगा। राज्य में अभी बंशीधर भगत सबसे सीनियर विधायक हैं, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। अब माना जा रहा है कि भगत को ही विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व सौंपा जा सकता है। पिछली सरकार में भगत संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व भी संभाल चुके हैं। सीनियर मोस्ट विधायक हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है, वो जो निर्णय करेंगे सबको स्वीकार है। हालांकि दूसरे और तीसरे विकल्प के रूप में बिशन सिंह चुफाल और मुन्ना सिंह चौहान के नामों की भी चर्चा है। चुफाल भी लगातार 6ठी बार विधायक बने हैं, तो मुन्ना सिंह को विधायी कामों का अच्छा जानकार माना जाता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और कांग्रेस की करारी हार के बाद पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गोदियाल दिल्ली पहुंचे थे और सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष गोदियाल से इस्तीफा मांग लिया गया, और गोदियाल ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि गोदियाल का कहना है कि वो पहले ही इस्तीफा लिख चुके थे और पहले ही मन बनाकर इस्तीफे के लिए भी आए थे, और इस्तीफा मांगा गया तो तुरंत पद छोड़ दिया। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से भी इस्तीफा मांग लिया गया। गणेश गोदियाल खुद भी चुनाव हार गए और हरीश रावत भी चुनाव हार गए। राज्य में कांग्रेस 70 में से सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस के धारचूला से विधायक हरीश धामी ने नेता विपक्ष
हरीश धामी ने नेता विपक्ष के पद की दावेदारी की है। हरीश धामी का कहना है कि वो तीसरी बार के विधायक है और जिस तरह से बीजेपी युवाओं पर भरोसा कर रही है, कांग्रेस को भी युवा को मौका देना चाहिए। हम आपको बता दें कि 2017 से 2022 तक अब तक पहले इंदिरा हृदयेश और फिर जून 2022 से इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद प्रीतम सिंह ने नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभाली और अब जल्द कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग होगी जिसमें नेता विपक्ष का नाम तय होगा। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा वो उन्हें मंजूर होगा। मैं उनके विश्वास में खड़ा उतरा हूं। आज मैं तीसरी बार का विधायक हूं, तो निश्चित तौर पर मैंने दावेदारी भी की और मुझे विश्वास है। मैं एक सैनिक परिवार से हूं। मेरे पिताजी 1971 की लड़ाई लड़े हुए एक्समैन का बेटा हूं, तो और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए सीमांत जिले का भी। तो इस बार मैंने दावेदारी भी की है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस मुझ पर जरूर जो है विश्वास जिताएगी और अगर मुझे विश्वास जिताया जाता तो जो विपक्ष की भूमिका होती है उस भूमिका में मैं खड़ा उतरूंगा और साथ ही कांग्रेस को जो है उत्तराखंड में वापस लाने का काम करूंगा। और 12 से 15 साल के बच्चों को उत्तराखंड में भी आज से वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ ही शिक्षा विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। राज्य में 4,01,400 बच्चे इस लिस्ट में शामिल हैं और स्वास्थ्य विभाग को अभी तक 20,000 के करीब वैक्सीन डोज मिल चुकी है। बच्चों को कोर्बेवैक्स नाम की वैक्सीन लगाई जाएगी। हरिद्वार में सबसे ज्यादा 81,500 बच्चे इस लिस्ट में हैं, तो वहीं दून में 74,000 और उधम सिंह नगर में 73,000 बच्चों को वैक्सीन लगेगी। पिथौरागढ़ की बॉर्डर तहसील धारचूला में काली नदी के किनारे सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है, लेकिन सुरक्षा दीवार बनाने में लगे पोकलैंड ऑपरेटर पर नेपाली नागरिक पत्थरबाजी करते दिखे जा रहे हैं। नेपाल के नागरिक भारत की ओर से बनाई जा रही सुरक्षा दीवार का विरोध कर रहे हैं। नेपाली नागरिकों को डर है कि अगर भारत अपनी सीमा पर सुरक्षा दीवार बना लेता है तो फिर बरसात के दिनों में काली नदी नेपाल की ओर नुकसान पहुंचा सकती है। नेपाली नागरिकों के पथराव से काम पर लगे वर्कर को भी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है और इस फिल्म में 90% शूटिंग उत्तराखंड में हुई है। मसूरी और देहरादून की लोकेशन पर फिल्म की शूट किया गया है और कई स्थानीय कलाकारों को भी इस फिल्म में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। उत्तराखंड इन दिनों बॉलीवुड के साथ ही साउथ की फिल्मों के लिए भी पसंदीदा जगह बना हुआ है और द कश्मीर फाइल्स के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की लोकेशंस की तारीफ की जा रही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 2 पालतू हाथी एक्सचेंज किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों नर हाथियों की उम्र कम है, जिसके चलते इन्हें गुजरात के एक संस्था से एक्सचेंज किया जा रहा है। इन हाथियों के बदले ये गुजरात की संस्था कॉर्बेट को 2 बड़े मादा हाथी देगी जो गश्त में काम आएंगे। किसी संस्था से हम एक्सचेंज हमने किया है, जिसमें हमारे जो 2 हाथी हैं उनको हम दूसरे 2 हाथी से एक्सचेंज कर रहे हैं। उनके हाथी जो है फीमेल हैं और लगभग 25 से 30 साल की उम्र है, जिसको हम डायरेक्टली जो है इस्तेमाल कर सकते हैं पेट्रोलिंग में। और रंगों का त्योहार होली नजदीक है और बाजार सज चुके हैं। देहरादून में बाजारों में खासी रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ कई तरह की पिचकारी नजर आ रही है, जिसमें कई डिजाइनर पिचकारी भी है। वहीं हर्बल कलर्स इस बार मार्केट में ज्यादा नजर आ रहे हैं। होली को लेकर लगातार लोग जागरूक हो रहे हैं, इसलिए इस बार हर्बल कलर्स बाजारों में ज्यादा नजर आ रहे हैं। इस बार कोविड के मामले भी कम हैं, इसलिए कारोबारियों को भी बेहतर आमदनी होने की उम्मीद है।